नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वो क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत दिल्ली के कट्टर ईमानदार पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वैसे भी आजकल उनके पास सिवाय रैलियां करने के, चुनाव प्रचार करने के ज्यादा काम बचा नहीं है। कट्टर ईमानदार थे, दिल्ली के पूर्व सीएम थे, दिल्ली की जनता से, हरियाणा की जनता से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जाए। अभी तो उनको पहले हरियाणा की जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, वहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। फिर वो दिल्ली की जनता से भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। उन्होंने साफ कहा है, जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती, दोबारा से उनकी पार्टी को चुनाव नहीं जिताती, तब तक वो दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन रविवार को उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने दिल्ली वालों को जंतर मंतर पर बुलाया था और वहां खड़े होकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकाली। दिल्ली वालों के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं दिया। अब वो अगर सीएम होते तो विधानसभा का सत्र बुला लेते, विधानसभा के अंदर खड़े होकर अपनी भड़ास निकालते पीएम मोदी के खिलाफ। लेकिन इस बार उन्होंने जंतर मंतर को चुना। एक तरह से वो अपनी ताकत भी दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली की जनता उनके साथ है या नहीं। उनको लग रहा होगा कि इसका आंकलन कर लिया जाए, तो जंतर मंतर पर ये सब कुछ हुआ। और उस दौरान उन्होंने आरएसएस को भी टारगेट किया और बीजेपी की शिकायत आरएसएस से की। अंदाज बिल्कुल बदल गया था उनका पीएम मोदी को टारगेट करने का। याद कीजिए, विधानसभा के अंदर खड़े होकर चौथी फेल राजा की कहानी सुनाकर वो पीएम मोदी को ही टारगेट करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई, सीधे सीधे आरएसएस से शिकायत लगाई। पता नहीं उनको किसने ये आइडिया दे दिया कि बीजेपी वाले वैसे तो उनकी बात सुनते नहीं है, पीएम मोदी से भी वो तमाम सवाल पूछते हैं, जवाब तो आता नहीं है। कब से डिग्री मांग रहे हैं, डिग्री दिखा दी गई, उसके बाद भी डिग्री मांगते हैं। तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो आरएसएस के सामने अगर ये शिकायतें रखेंगे तो शायद बात बन जाए। तो उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े होकर आरएसएस पर भी हमला बोला और उनसे बीजेपी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछ डाले। आपको बताती हूं, उन्होंने जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले क्या कहा। केजरीवाल ने आरएसएस से शिकायत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, लेकिन जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर या ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, इसको लेकर आरएसएस क्या सोचती है? क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? ये सवाल वो आरएसएस से पूछ रहे हैं। बीजेपी से जुड़े हुए सारे सवाल आरएसएस से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी देश भर में लालच देकर, क्या अरविंद केजरीवाल को खुद नहीं पता कि उन्होंने भी दिल्ली की सत्ता, दिल्ली के लोगों को लालच देकर ही हथियाई है कांग्रेस से। 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया 2012 में, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि दिल्ली का एक तबका ऐसा है जिसको अगर वो मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बस सेवा देंगे तो वो उनका एक पक्का वोट बैंक बन जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ना अपनी कोई विचारधारा थी, ना अपना कैडर था। तो फिर वो क्या करते? उन्होंने दिल्ली वालों को लालच दिया, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी का, और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीन ली और वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। लगातार 3 चुनाव उन्होंने जीते हैं। पहली बार 49 दिन की सरकार बनाई थी, वो भी कांग्रेस के सहयोग से, और तब भी इस्तीफा दिया था, जिसको लेकर आज तक आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने देखिए पहली बार भी इस्तीफा दे दिया था, कोई चपरासी के पद से इस्तीफा नहीं देता है, उन्होंने तो कितना महान काम किया था। और अब भी जो इस्तीफा मजबूरी में अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उसका गुणगान किया जा रहा है कि उन्होंने देखिए एक झटके में सीएम की कुर्सी छोड़ दी। अरे भाई, एक झटके में नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जो स्ट्रिक्चर्स लगाए गए थे, जो शर्तें उन पर लगाई गई थी, उसके चलते मजबूरी में आकर सत्ता छोड़ी है। तो जब वो आरएसएस से बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं तो खुद भूल रहे हैं कि खुद भी लालच दे देकर
दिल्ली से उन्होंने वोट इकट्ठा किया है। यही काम वो हरियाणा में कर रहे हैं, यही काम उन्होंने पंजाब में किया। पंजाब की महिलाओं को चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि 1,000 रुपए हर महीने 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन आज तक 2.5 साल होने वाले हैं पंजाब में भगवंत मान की सरकार को, आज तक वहां की महिलाओं को एक बार भी 1,000 रुपया उनके खाते में नहीं डाला गया। अगर आरोप झूठे होते, ईडी और सीबीआई का सिर्फ डर दिखाया गया होता, तो जाहिर सी बात है ईडी और सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं होते, तो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि उनको अभी भी लग रहा है कि बीजेपी तो उनकी बात नहीं सुन रही है, तो कहीं आरएसएस उनकी बात सुन ले। पता नहीं उनसे किसने कह दिया कि आरएसएस बीजेपी की प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनके पास शिकायत करने से बात बन जाएगी। आगे देखिए, अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं, देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? ये सवाल वो आरएसएस से पूछ रहे हैं। क्या इस प्रकार की राजनीति पर आपकी सहमति है? ये भी आरएसएस से पूछा जा रहा है। यानी कि बीजेपी के नेता मोदी हो या अमित शाह हो, वो जो कुछ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो क्या ये सब करने से पहले बीजेपी ने आरएसएस से पूछा था? आगे देखिए, आगे केजरीवाल फरमाते हैं कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है और कहा जाता है कि ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आरएसएस आज की बीजेपी के कदमों से सहमत है? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा? कोई पूछे अरविंद केजरीवाल से कि अगर बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, तो आम आदमी पार्टी भी तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन की कोख से पैदा हुई है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जितने घोटाले हुए, क्या उसके लिए शिकायत आम आदमी पार्टी के नेताओं की अन्ना हजारे से करनी चाहिए? क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन के कर्ता धर्ता तो अन्ना हजारे थे, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जुड़ गए थे, सिसोदिया जुड़ गए थे। तमाम लोग जो आज आम आदमी पार्टी में नजर आते, वो सब उसी आंदोलन से तो बाहर निकले। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में जितने भी घोटाले हुए, शराब घोटाला हुआ, फीडबैक यूनिट घोटाला हुआ, डीटीसी बस घोटाला हुआ, यमुना सफाई घोटाला हुआ, क्या ये सारे घोटाले जो है, इनको करने से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से पूछा था? अन्ना हजारे को देखना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाए, क्योंकि अन्ना हजारे ने तो पहले कहा था कि वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। अपने बच्चों की झूठी कसम खाने के बावजूद वो राजनीति में आए। तो क्या अन्ना हजारे की जिम्मेदारी बनती है ये देखना कि आम आदमी पार्टी के नेता पथभ्रष्ट ना हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार में घोटाले ना हो? इसकी जिम्मेदारी क्या अन्ना हजारे की बनती है? आगे केजरीवाल ने आरएसएस को याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगे? ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो अपनी माता तुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपको दुख नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल आरएसएस से पूछ रहे हैं, मोहन भागवत से पूछ रहे हैं, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? आप सोचिए अरविंद केजरीवाल किस तरह से आरएसएस को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के बीच अब सुलझ चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करें? उनको तो पीएम मोदी को टारगेट करना है, अमित शाह को टारगेट करना है, बीजेपी को टारगेट करना है। तो अब वो उस मुद्दे को, जिसके चलते ये कहा जाता है कि बीजेपी 240 पर जाकर रुक गई, क्योंकि आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बैकआउट कर लिया था जब नड्डा ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे को भुनाने की फिराक में हैं। उनके लिए भी तो माता तुल्य हुआ वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, जिसके मुखिया अन्ना हजारे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुना क्या कभी अन्ना हजारे को?
जिनको उन्होंने पाल पोस कर प्रधानमंत्री बनाया, वो पीएम मोदी आज आरएसएस की नहीं सुन रहे हैं, अमित शाह आरएसएस की नहीं सुन रहे हैं। ये खुद ही अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में 36 का आंकड़ा है और इसको वो भुनाने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जब नड्डा जी ने ये कहा तो क्या मोहन भागवत को दुख नहीं हुआ, क्या आरएसएस के हर एक कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ। वो ये सब कहकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नड्डा का पुराना स्टेटमेंट याद दिला रहे हैं, जबकि नड्डा की अब आरएसएस प्रमुख से मुलाकात भी हो चुकी है और उस मामले को सुलझा लिया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की कितनी ज्यादा चिंता है, उससे भी ज्यादा उनको आरएसएस की चिंता है, क्योंकि इस मुद्दे को उछालकर, इस मुद्दे के चलते आरएसएस के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर भड़काकर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि सीधे सीधे वो पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे या अमित शाह को टारगेट करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। इसलिए वो सोच रहे हैं कि आरएसएस को भड़काकर, उनके कार्यकर्ताओं को भड़काकर, फिर से याद दिलाकर कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ था, शायद उनकी बात बन जाए। आगे वो कहते हैं कि बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर एक कानून बनाया था कि 75 साल का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बहुत बड़े नेताओं को भी रिटायर कर दिया गया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो रूल मोदी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो रूल आडवाणी जी पर लागू हुआ अब मोदी जी पर लागू नहीं होगा? आप समझिए अरविंद केजरीवाल को कितनी चिंता है पीएम मोदी की। दरअसल उनको लग रहा है कि पीएम मोदी को तुरंत रिटायर हो जाना चाहिए 75 साल के होते ही, ताकि मैदान साफ हो जाए। और इसके लिए वो आरएसएस से सवाल कर रहे हैं कि आप ही ने तो कानून बनाया था, तो फिर ये कानून पीएम मोदी पर लागू क्यों नहीं हो रहा? कितनी चिंता है अरविंद केजरीवाल को नियम कायदे की, नियम कानूनों की। अरविंद केजरीवाल भूल गए कि उनकी पार्टी के अंदर भी एक लोकपाल बनाया गया था। उनकी पार्टी के संविधान में भी ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 टर्म तक पार्टी का संयोजक नहीं रह सकता। ये नियम भी बनाया गया था कि कोई भी शख्स आम आदमी पार्टी या सरकार में दोनों जगहों पर 2-2 पदों पर काम नहीं कर सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लगातार जिस दिन से पार्टी का गठन हुआ है आम आदमी पार्टी के संयोजक बने हुए हैं, किसी और को पद दे ही नहीं रहे हैं। और फिर दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर भी वही काबिज रहे। एक साथ 2-2 पदों पर अरविंद केजरीवाल ने काम किया, तब उन्होंने अपनी ही पार्टी के संविधान की धज्जियां उड़ाई। अरविंद केजरीवाल जी शायद भूल गए हैं, लेकिन उनको याद दिला दूं, एडमिरल रामदास आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल हुआ करते थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2015 के शुरुआत में चिट्ठी लिखी थी कि वो 2-2 पदों पर एक साथ नहीं रह सकते, या उन्हें पार्टी के संयोजक का पद छोड़ना पड़ेगा या उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दोनों पदों पर एक साथ वो काम नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? अचानक उनको उनके पद से हटा दिया गया था। उनको पदाया भी नहीं गया था, उनको फॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था, एक चिट्ठी भी नहीं लिखी गई थी। उनको टीवी चैनल से पता चला था कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। और बाद में उन्होंने कई मौकों पर इसको लेकर अपना दुख भी जाहिर किया था। पिछले साल मार्च महीने में उनकी मृत्यु हुई है। एडमिरल थे वो। अब सोचिए किस पद से वो रिटायर हुए थे। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने, किस तरह से अपमानजनक तरीके से उन्हें उनके पद से हटाया था। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी और आरएसएस ने क्या नियम कायदे बनाए अपनी पार्टी के लिए, उनका बहुत ख्याल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी आम आदमी पार्टी के अंदर के नियम कायदों, कानून के बारे में, आम आदमी पार्टी का संविधान क्या कहता है, इसके बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं है। नैतिकता का पाठ वो दूसरों को पढ़ाते हैं, जैसे वो आरएसएस और बीजेपी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पाठ को खुद अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। 2012-13 में भी वो जिस भी शख्स पर, चाहे वो मंत्री हो यूपीए सरकार का या कोई बड़ा अधिकारी हो, जैसे ही उस पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे तो उनको लगता था कि वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन जब वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे तो उन्होंने खुद क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा तब दिया जब उन पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगा दी, तब कहीं जाकर उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी।
उससे पहले उनके मन में कहीं ख्याल नहीं आया कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि उन पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो नैतिकता का जो पाठ अरविंद केजरीवाल दूसरों को पढ़ाते थे, वो नियम उन पर लागू क्यों नहीं हुआ? मनीष सिसोदिया की जब सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी, तो 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ले लिया था। 5 दिन के अंदर उनका सरकारी बंगला खाली करवाकर आतिशी मारलेना को दे दिया गया था। तो जब सिसोदिया से 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ले लिया, तो जैसे ही उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, 24 घंटे के अंदर उन्होंने खुद इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 7 दिन के अंदर अपना बंगला खाली क्यों नहीं किया? और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के सामने जंतर मंतर पर इस बात की भी सफाई दी कि आखिर उन्होंने सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी थी। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको बताती हूं। उन्होंने कहा, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। हम देश की राजनीति बदलने आए थे, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल अब 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद जब जमानत मिल गई है, तो ये कह रहे हैं कि मैं तो पैसे कमाने के लिए आया ही नहीं था, मुझे सीएम की कुर्सी की भूख ही नहीं है। अगर उनको सीएम की कुर्सी की भूख नहीं थी, तो जिस दिन उनको पहला सम्मन मिला था ईडी का, उस दिन उन्होंने उस पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर आप देश की राजनीति बदलने आए थे, तो पिछले 9.5 सालों में इतने सारे घोटाले जो हुए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में, वो घोटाले क्यों हुए? अब उनका ये भी कहना है कि मैं मोटी चमड़ी का नहीं हूं। बीजेपी वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो मुझे फर्क पड़ता है, दुख होता है। आपको अगर फर्क पड़ता था, तो आपको तो बहुत पहले उनको जवाब देना चाहिए था सीएम की कुर्सी छोड़कर, कि अगर मुझ पर यही आरोप लगेंगे भ्रष्टाचार और चोरी करने के, तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। लेकिन वो जिस तरीके से अपनी कुर्सी पर चिपके रहे और बार बार ये कहते रहे कि बीजेपी वाले उन पर ये भ्रष्टाचार के झूठे आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो सीएम की कुर्सी छोड़ दें, और बीजेपी वाले जो चाहते हैं वो मैं हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन अब क्योंकि 6 महीने के बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देंगे, और उनको जो कुछ उन्होंने पिछले 9.5 साल के दौरान किया है उसकी सफाई देनी पड़ेगी। इसीलिए वो जंतर मंतर पर सफाई दे रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनको वापस मफलर पहनकर, चप्पल पहनकर आम आदमी वाली छवि फिर से अपनानी पड़ेगी, फिर से उनको नीले रंग की वैगन आर में चलना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत वो जंतर मंतर से कर रहे थे, तभी तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और मैं बहुत पीड़ित हूं। इसीलिए वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। और फिर उन्होंने आगे कहा, थोड़े दिन में मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा, आज मेरे पास घर नहीं है। कोई यकीन कर सकता है कि जो शख्स आईआरएस की नौकरी कर चुका हो, 2 एनजीओस चलाता हो, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि उसने दिल्ली में घर भी नहीं बनाया या पुश्तैनी जगह पर भी घर नहीं है? कोई यकीन कर सकता है? तो वो दरअसल लोगों के बीच जाकर ये बताना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिला है और मैं लोगों के बीच इसीलिए आया हूं। कई लोगों का मैसेज आया था कि आप मेरे घर में आकर रहो, ये भी उन्होंने कहा। तो चलिए, अगर बहुत से लोगों का मैसेज आया अरविंद केजरीवाल को कि वो उनके घर में आकर रहे, तो उनको रहना चाहिए। विजय नायर भी तो कैलाश गहलोत को जो सरकारी बंगला मिला था, वहां पर अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही रहता था। वो बंगला तो आज भी खाली होगा, अरविंद केजरीवाल वहां जाकर रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व पीए विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से बड़ा सा बंगला अलॉट करवाया था शीश महल की बगल में, जिसे बाद में विजिलेंस विभाग ने खाली करने को कहा था। जब अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार को बड़ा सा बंगला अलॉट करवा सकते हैं नियम कायदों को ताक पर रखकर, और फिर विजय नायर जो पार्टी का मीडिया प्रभारी था, उसको कैलाश गहलोत का सरकारी बंगला अलॉट करवा सकते हैं, तो फिर वो अपने लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन फिर उनको बेचारा भी दिखाना है अपने आप को दिल्ली वालों के सामने कि मेरे पास घर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है जब बीजेपी वाले मुझे ऐसा बोलते हैं। ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक विक्टिम कार्ड है, नए तरीके का विक्टिम कार्ड है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ चुका है कि जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो दिल्ली वालों से मांगने वाले हैं, वो सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है।
दिल्ली वालों ने पिछले 9.5 साल में अरविंद केजरीवाल का हर रूप देख लिया है। और अरविंद केजरीवाल 2013-14 वाले अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बेचारा हूं। वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। अरविंद केजरीवाल के पास और चारा नहीं है। उनको दिल्ली वालों को एक बार फिर बेवकूफ बनाने के लिए 2012-13 में जो मफलर वाले अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, जो वैगनार में चलते थे नीली वाली, उस रूप में अरविंद केजरीवाल को आना पड़ेगा। और उसी की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है दिल्ली के जंतर मंतर से। अब की बार वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।